द्वितीय तकनीकी सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस सत्र में हमें प्रोफेसर राजीव प्रकाश, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई का व्याख्यान सुनने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन उसके पूर्व मैं महोदय जी का परिचय देना चाहूंगी। प्रोफेसर राजीव प्रकाश सर वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई से पूर्व आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी में प्राध्यापक के रूप में पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। अनेक प्रशासनिक पद के साथ विभाग अध्यक्ष, शोध एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीन, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर प्रकोष्ठ के संस्थापक, समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। आपका नाम इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर और नैनो कंपोजिट, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर और ऊर्जा भंडारण उपकरणों के क्षेत्र में भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में शामिल है। इसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर पतली फिल्म प्रसंस्करण और सेंसर उपकरणों में अनुप्रयोग के क्षेत्र में आपके बहुमूल्य योगदान के लिए भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 250 से अधिक शोध कार्य और 25 पेटेंट प्रकाशित हैं। आपके विभिन्न शोध कार्य हेतु 2002 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 2005 में INAE के द्वारा युवा इंजीनियर पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया और MRSI पदक पुरस्कार विजेता के रूप में भी आपका नाम शामिल है। आप विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः है भारत विजन 2035 के लिए DST, TIFAC, IMPRIT कार्यक्रम, रक्षा गलियारा परियोजना, प्रौद्योगिकी नवाचार हब TIH और NMCPS तथा भारत सरकार के DST के प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम सलाहकार समिति शामिल है। इस परिचय के साथ मैं प्रोफेसर राजीव प्रकाश, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई को उनके व्याख्यान हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर। आपका धन्यवाद, आभार। हमारे मित्र और समकुलपति प्रोफेसर संजय अग्रवाल जी, श्री रावत जी, सभागार में उपस्थित विशिष्ट जन, प्राध्यापक और प्रिय छात्राओं, आपका एक बार फिर से हम आभार करते हैं कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। ये दूसरा बहुत ही हमको लगता है 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर हमारा दूसरा यहाँ आगमन हुआ और उतनी ही खुशी हो रही है एक बार फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के सम्मुख खड़े होकर के। 10 मिनट का विलंब हुआ है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। डाटा का सही अनुमान न लग सका कि कितना समय लगेगा वहां से यहाँ आने में सुबह के समय। आज का जो ये कार्यक्रम है, जिसमें अपनी भाषा, जो भाषा सहज हो, जिसमें हम अपने को सहज महसूस करते हो, उस भाषा में किसी भी बात को रखना, समझना, चिंतन करना ऐसा क्यों अनिवार्य है और ऐसे अनिवार्य शब्द नहीं यूज करना चाहिए हमको। ऐसा क्यों आवश्यक है और ऐसा करने से क्या लाभ हो रहे हैं या क्या लाभ होंगे हमें, या क्या हमें नुकसान हुआ ऐसा नहीं करने से, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर वैज्ञानिक शब्दावली बनाना और आज के समय में वैज्ञानिक शब्दावली को लेकर के विज्ञान को पढ़ाना या किसी भी भाषा को किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ाना, उसमें क्या कठिनाइयां हैं और उसे कैसे किया जा सकता है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन थे उपलब्ध, वहां से भी मैंने कुछ चीजें ली हैं उदाहरण देने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं कि विज्ञान के क्षेत्र में या अन्य किसी और भी क्षेत्रों में हम कितना
तेजी से आगे जा रहे हैं, भारत कितना प्रोग्रेस कर रहा है और लोगों की तुलना में और देशों की तुलना में, ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और हम सबको पता है, डाटा हमको पता है, चाहे वो पब्लिकेशन का नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हो, चाहे उनके साइटेशंस हो, चाहे हमारे स्टार्टअप और शोध हो, उसमें भी हम आज अग्रणी हैं और टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में अलग अलग तरीके से जो भी गणनाएं की गई हैं उसमें आ रहे हैं। हमारे शिक्षण संस्थान भी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग में आ रहे हैं। जो रैंकिंग उन्होंने बना रखी है, उसकी जो रैंक देने की जो तौर तरीके हैं, जो क्राइटेरिया है, उसको उन्होंने फिक्स किया है, फिर भी हमारे संस्थान उसमें आ रहे हैं, ये हम सबको विदित है। लेकिन कभी कभी ये सोचने को मिलता है कि अगर हम लोगों ने अपनी भाषा में, जिसमें हमारे छात्र छात्राएं सहज महसूस कर रहे थे, अगर उस भाषा में हम लोगों ने पढ़ाया होता तो आज क्या होता। तो साथियों, अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि आज हम शीर्ष पे होते, सबसे टॉप होते। उदाहरण देते हैं, कभी कभी हम अपने छात्र छात्राओं को ये बोल करके उदाहरण देते हैं, हमने आपसे बोला हाथी, तो आपने कुछ सोचा, आपने मन में एक हाथी का दृश्य, एक पिक्चर आया, एक फोटो आई, हमने बोला एलिफेंट, फिर आई होगी। लेकिन अब की जो पिक्चर आई होगी उसको आपके दिमाग ने थोड़ा ट्रांसलेट किया होगा, एलिफेंट से हाथी में ट्रांसलेट किया होगा और तब एक पिक्चर आई होगी। कहने का मतलब यह है, अभिप्राय यह है कि जब हम आपकी जिस भाषा में आप अपने को सहज या आसानी से समझते हैं बातों को, उसमें ना बोल करके हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके दिमाग को एक ट्रांसलेशन करना पड़ता है, एक रूपांतरण करना पड़ता है, और रूपांतरित करके तब आप समझते हैं। अगर इस रूपांतरण में आपकी शब्दावली में कमी है, उस भाषा से इस भाषा में कन्वर्ट करने में, अंग्रेजी से हिंदी बनाने में अगर आपके पकड़ में कमी है, तो आपका ये रूपांतरण सही नहीं होगा, हमारी बात का कुछ अर्थ निकलेगा। दूसरा, ये मैं अपने उन अनुभवों के आधार पे बात कर रहा हूं जो आज 20 वर्षों से हम आईआईटी के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, उन अनुभवों पे है। दूसरा, जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, मेरे पढ़ाने पर वो इंटरेक्शन हमसे नहीं करते, वो शांत बैठे रह रहे हैं, वो हमसे तनिक भी इंटरेक्शन नहीं करते। पर हम ज्यों ही उनके साथ, हम उनकी भाषा, मेरी लिमिटेशन है कि हम हिंदी तक ही जा सकते हैं, तो हम जब उनके साथ हिंदी में बात करना शुरू करते हैं, और अगर वो हिंदी भाषी अच्छे से समझते हैं, अगर हिंदी भाषी हैं, अगर अच्छे से बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो तुरंत सहजता से के साथ हमसे बात करना शुरू करते हैं कि ये सर, ये क्या था और ये कैसे हुआ। तो एक जो शिक्षक एक ऑनलाइन मोड की तरह, नॉन इंटरेक्टिव क्लास की तरह पढ़ा रहा होता है एक भाषा से, उससे जब मैं आपकी भाषा के साथ मिल के आ जाता हूं, तो वो इंटरेक्शन में बदल जाता है, वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं रहता है ऐसे। वरना हमने ब्रॉडकास्ट किया, हम अपनी बात बोल गए, छात्रों ने सुना, चले गए। तो ये जब कमी रह गई तो उनके समझ में भी कमी रहेगी, और ये आगे तक जाता है, ये आगे तक जाएगा, फिर वो छात्र वैसा नहीं कर पाएगा जैसा वो कर सकता था। जेई का छात्र है, छात्राएं जेई करके आई हैं या आए हैं और इतना टॉप ब्रेन है, लेकिन फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, यहां तक कि कुछ पेपर्स में बैक आ जाता है। ये तो कॉमन है, तो आपके यहां भी, आपने भी उदाहरण देखा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्या अचानक एक वर्ष में वो गड़बड़ हो गया? नहीं, ठीक है, मानते हैं इसमें और भी बातें हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ा बात हमको जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि हम उनको अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी सारी चीजें एक पुस्तक में लिखी हुई हो ऐसा नहीं है। एक कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कंपटीशन की जो बुक्स होती हैं या जो रीडिंग मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाते हैं, वो एक लिखे हुए हैं, वो उसको पढ़ सक करके आसानी से समझ करके देख सकता है, परीक्षाएं पास कर सकता है। लेकिन जब हमने क्लास लिया और जो मेरा सिलेबस था
जिस सिलेबस को हमें पढ़ाना था वो सिलेबस अगर उपलब्ध नहीं है उसकी भाषा में, या अगर वो उस पुस्तक फॉर्म में भी नहीं है, ज्यादातर हम लोग, आप लोग यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हमसे इस बात पे राजी होंगे हमसे कि आप जो पढ़ाते हैं वो अपने ढंग से, अपने तरीके से पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उसकी पुस्तक ऐसे ही उपलब्ध हो लाइब्रेरी में या कहीं पब्लिकेशन हाउस में। सो वो छात्र या छात्राएं उसको कॉपी नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से भाषा आड़े आया, न कि उनका ज्ञान, न कि उनकी बौद्धिक क्षमता और स्तर। तो ये भी कारण एक महत्वपूर्ण हुआ कि हम उनके बोलने की क्षमता नहीं बढ़ा पाए। बिना नाम लिए, एक देश का नाम बिना लिए हम बताना चाहते हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हम करीब पिछले 10-15 सालों से उनके यहाँ हम जाया करते हैं, इंटरेक्शन करने, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स करने, लेक्चर देने। उनका एक रिक्वेस्ट होता है कि आप प्लीज हमारे स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा बैठिए लैब में और थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए आप जब यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमने कहा क्या, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे उनसे बात करनी है मुझको बताइए। कहा नहीं, कोई साइंटिफिक टॉक नहीं करनी है उनके साथ, आप उनके साथ बस बैठा करिए, खाना क्या खाया, कैसे हुआ, कैसे जाते हो, कहाँ घूमते हो, कहाँ रहते हो, ऐसे करके बात किया करिए। तो चल, मैंने पूछा क्यों ऐसा पूछ रहे हैं आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे छात्रों को थोड़ी इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की आदत बन जाए। टॉप इंस्टीट्यूशन टॉप 200 में बेहतरीन प्रोडक्शन देता है, लेकिन उनके छात्र छात्राएं अंग्रेजी भाषा नहीं जान रहे थे, अपने उसी राष्ट्र की भाषा में पढ़ाई करके, और बेस्ट है वो कर रहे हैं। जो वो इसलिए ऐसा कराना चाहते थे कि उनको बिजनेस करना है, उनके दूसरे जगहों पे जाके बिजनेस करना है, तो वहां के लैंग्वेज को सीख के, वहां की भाषा को सीख के, उन्हें भाषा सिखाने का उद्देश्य था, न कि उनको विज्ञान उनकी भाषा में अंग्रेजी में सिखाने का उद्देश्य था। वो हमसे इस बात से कतई नहीं चाहते थे कि हम उनको साइंस या टेक्नोलॉजी इंग्लिश में सिखाएं, नहीं, वो चाहते थे हम जनरल बातें करें। क्यों? क्योंकि उससे तो उनको वहां पे बिजनेस करना है, जो कि बात करनी है वहां जाकर के, तो वो अपने को ओपन करे इंग्लिश में। बट अपनी भाषा में रह करके वो टॉप पे, शीर्ष पे पहुंच गए। ऐसे कई देश हैं, एशिया में आप कई मुल्क को पाएंगे, यूरोप में भी आप कई देशों को पाएंगे जिनकी पूरी शिक्षा उनकी अपनी भाषा में हो रही है। शल्य चिकित्सा में अगर आप देखें, बेहतरीन है वो। अभी पिछले महीने में था यूरोप में, और वहां के टॉप हार्ट सर्जरी वाले हॉस्पिटल में मैं गया था। वहां उन्होंने मुझे एक लेक्चर देना चाहते थे, वो हमें बताने के लिए कि हार्ट में वो क्या कर रहे हैं दुनिया में, और ऐसा करके उन्होंने मुझे दिखाया। उनकी पूरी पीपीटी, पूरी स्लाइड अपने जर्मन लैंग्वेज में बनी हुई थी। हमें वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके बता रहे थे। बेहतरीन कार्य था, लेकिन पूरी उनकी अपने जर्मन लैंग्वेज में थी। टॉप डॉक्टर दुनिया का हृदय सर्जरी कर रहा है अपनी भाषा में। वार्ड बॉय से लेकर के सह डॉक्टर तक सभी एक सुर में, एक भाषा में बात कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो फायदा पहुंचाएगा ही ना, कोई बैरियर नहीं रहेगा ना। तो इसलिए ये कुछ कारण हैं जिनकी वजहों से हमको ये जरूरी है कि हम अपने छात्र छात्राओं को जिनमें वो सहज महसूस करते हैं उस भाषा में बताएं। कैसे करें उस पे आते हैं। कुछ चीजें हमने जो और देखी उसको भी अभी चर्चा ले लेते हैं उसका भी। अब इस पर ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए होंगे। अब इसकी शुरुआत भी कहां से हुई, हमको लगता है आजकल में जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें भी आप लोगों को बताया गया हो, और उसमें मैकाले की शिक्षा नीति जो थी उसकी भी बात की गई होगी कि लेट 18वीं शताब्दी में जब उन्होंने कहा कि यहाँ की शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम ही उचित है, तो एक मैंने जो नोट किया है उन्होंने क्या तर्क दिए थे। उनका तर्क था कि भारतीय भाषाओं में ज्यादातर अंधविश्वास हैं, भारतीय भाषाओं में पुरानी रूढ़ियां और रीत रिवाज हैं, धार्मिक पुस्तकें ही हैं,
कोई वैज्ञानिक पुस्तक नहीं है, अतः उनको अगर तकनीकी और विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ाई जाए तो उचित होगा। ऐसा करके ये पब्लिक डोमेन से ही मैंने लिया है, ऐसा करके है और ये सही इंफॉर्मेशन होगी, ऐसा करके मैकाले ने बोला। शायद अगर मैकाले की बात वहां पर लोगों ने नहीं मानी होती तो आज जो स्थिति है नहीं होती और हम शीर्ष पे होते, हम फिर से इसे दोहराते। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसको पता था कि अगर हमें, उसने आगे भी बोला कि हमें क्लर्क चाहिए, असिस्टेंट चाहिए कार्य करने के लिए, और इसके लिए हमें यह भी जरूरी है कि हम उसे अंग्रेजी में ही पढ़ाएं। उसका उद्देश्य एकदम क्लियर था कि वो हमें क्या बनाने के लिए पढ़ा रहे थे। साथियों, यहां पे एक छोटा सा उदाहरण देंगे, थोड़ा हटके हो सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई और ग्रेट विजनरी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी ने उसकी स्थापना की। अगर आप देखें तो अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि मूलतः हिंदी में ही पढ़ाने के लिए, अपनी भारतीय भाषा में पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा था, आए। और महामना ने एक बहुत बड़ा नोट ऑफ डिसेंट दिया। कभी उस नोट ऑफ डिसेंट को देखिएगा कि क्यों हमें बनाना चाहिए। और वो हम मानेंगे कि पहला विश्वविद्यालय ऐसा था तकनीकी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, जो आया भारत में। उसके पहले के जो थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, वो पहला आया। बहुत सारा विरोध हुआ, उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलाना चाहा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलाना चाहा तो बिजली नहीं देंगे। तो महामना को अपना पावर हाउस भी बनाना पड़ा। लेकिन ये कोशिश थी कि हम अपनी भाषा में विज्ञान और तकनीकी को पढ़ाएंगे। उस समय में कुछ और भी लोग थे जो कि लगे हुए थे, जिन्होंने ऐसा किया, जिसमें कि एक नाम आता है बेलिंगटन साहब का। इन्होंने एक कोशिश की थी कि अंग्रेजी शब्दों से हिंदी शब्द में रूपांतरण करके पुस्तक बनाने का। ये 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में या लास्ट 18th सेंचुरी के लास्ट में 1890s में इन्होंने ये कोशिश की थी। एक छोटी शुरुआत थी इनके द्वारा, और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को, मुख्य रूप से उस समय रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, इसमें ज्यादा बातें थी, तो उनके शब्दों को इन्होंने चेंज करना शुरू किया। लेकिन उतना सफलता नहीं मिली क्योंकि उतने सहज शब्द नहीं थे। ये एक समस्या और भी आएगी, जब हम उन शब्दों को जब हम चेंज करना चाहेंगे तो वो कितने सहज हैं, कितने यूज में है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बट इसमें एक बड़ा नाम आया श्री राजेंद्र लाल मित्रा जी। श्री राजेंद्र लाल मित्रा जी ने 1906 में, 1906 में कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि हम सारे शब्दों को, जो शब्दावली बनाएं, उसको हिंदी नाम दें। और उन्होंने कहा कि हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें श्रेणियों में शब्दों को बांट देना चाहिए, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शब्दों को। और उन्होंने 4 श्रेणियों में बांटने की बात की, जिसमें कहा कि ऐसे शब्द जो बहुत प्रचलन में हैं उनका हिंदी नाम तो है ही है, जैसे गोल्ड को सोना कहते हैं, सिल्वर को चांदी कहते हैं, वो तो है ही है। तो वो बहुत प्रचलन में शब्द हैं, उनको हमें उस शब्दों को ही रखना चाहिए। वो पहली श्रेणी थी जो कि हमारे प्रचलन में चल रही थी। उन्होंने कहा एक दूसरी श्रेणी और बनाना चाहिए जिसमें वो शब्द हिंदी के हैं पर प्रचलन में नहीं, जिसमें 1-2 उदाहरण दिए। जैसे कि उन्होंने कहा मसल्स को हम मांसपेशी कहते हैं, मांसपेशी उतना प्रचलन में शब्द नहीं है, लेकिन वो भी रखना चाहिए हमको। वो दूसरे श्रेणी में है, शब्द एग्जिस्ट करते हैं पर प्रचलित नहीं। फिर उन्होंने कहा एक तीसरी श्रेणी भी बनानी चाहिए, जिसमें मेन लैटिन से जो शब्द लिए गए हैं वो शब्दों को हमने रूपांतरित करके, महत्वपूर्ण है, शल्य चिकित्सा में, भौतिकी विज्ञान में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमें उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको
बदलें, रूपांतरित करें और धीरे धीरे उसको प्रचलन में लाने की कोशिश करें, पर रूपांतरित करें पहले, यही जरूरी है। जैसे उस समय की ट्यूबरक्लोसिस को तपेदिक कहा गया, ऐसा निकाला गया था, हिंदी में शब्द बनाया गया था। तो इस तरह के कुछ शब्दों को रूपांतरित किया गया। और चौथी कैटेगरी उन्होंने कही कि उसमें उन शब्दों को एज सच ले लीजिए, उसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। यूरेनियम को यूरेनियम ही बोलिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्दावली के 4 भाग में कीजिए। और काफी सफल प्रयोग रहा। उन्होंने अच्छा डॉक्यूमेंट भी बनाया, सब कुछ किया। ये अलग अन्य बात है कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, और नहीं क्यों बढ़ पाया इसका भी कारण सहज है, जो आप सभी जान रहे हैं। इसके अलावा कुछ रजवाड़ों ने भी इसमें आगे आए, और एक नाम आता है बड़ौदा के महाराज सयाजी राय गायकवाड़ जी का। उन्होंने उस समय में 50,000 रुपया दिया था प्रोफेसर गज्जर जी को कि आप पुस्तकों, वैज्ञानिक अच्छी पुस्तकों को हिंदी रूपांतरण कर दीजिए। ऐसा करके लिटरेचर कहता है। और उस 50,000 का पूरा उपयोग तो नहीं हो पाया, क्योंकि कुल 5-6 ही पुस्तकें रूपांतरित की जा सकी उस समय। तो गज्जर साहब ने अपना ये जो रूपांतरण किया था वो किया, पर बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो पाया। नागरिक प्रचारणी सभा उसी समय कार्य कर रही थी, और ऐसा माना जा रहा है कि जो 1906 के आसपास, 1890 से 1906 तक, मतलब 15-16 सालों में पहली शब्दावली बन करके जो वैज्ञानिक भाषा और प्रौद्योगिकी में आई, नागरिक प्रचारणिक सभा की, वो पहली शब्दावली है। और वो शब्दावली अभी भी उपलब्ध है, जिसे कि कल मैंने देखा भी था इंटरनेट पे। वो उसका पीडीएफ आपको मिल सकता है, हिंदी साइंटिफिक ग्लॉसरी करके है, उस ग्लॉसरी को आप देख भी सकते हैं। वो पहली शब्दावली आई तो 1906 या 1910 में शब्दावली आ चुकी थी। 1916 में और 1919 में प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी आ चुका था। कोशिश शुरू हो गई थी और वो आने भी लगी थी, लेकिन फिर भी आप देखिए इफेक्ट कितना मजबूत था कि आज भी अभी हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि अपनी पढ़ाई को हिंदी में कर लें, या उनकी भाषा, अपनी सहज भाषाओं में कर लें। आज भी प्रयासरत है। शिक्षा नीति में परिवर्तन की जरूरत थी, आवश्यकता था, और ये देर से हो रहा है, इसको भी हमें मानना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति 2020 बहुत स्वागत करते हैं। शायद अगर ये अभी भी नहीं आई होती तो आज हम यहां बैठ करके इतनी विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे होते। हम जरूरत को नहीं समझ पा रहे होते, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन जरूरत को कैसे पूरा किया जाए, हम उस पर अपनी बात को नहीं रख पा रहे होते। तो अभी करना क्या चाहिए हमको, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? शिक्षा नीति 2020 ने बड़ा क्लियर करके बताया है इसमें कि उनको हमें क्या करना है। पैरेलल में हमारे रावत साहब आज बहुत सारी पुस्तकें बाहर रखे हुए हैं। आज मैंने आपसे निवेदन किया है कि सारे संस्थानों में लिंक भिजवा दीजिए उन पुस्तकों का, अनिवार्य कर दीजिए कि वो सारे संस्थानों के वेबसाइट पर हिंदी में शब्दावली पुस्तक उपलब्ध है, ऐसा करके एक लिंक होता रहे, ताकि जब भी नए छात्र छात्राएं आए तो वो वहां पर उनको वहीं दिख जाए। मैं ये अभी इस बार कर दूंगा, अपनी तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस बार हो जाएगा। ऐसे करके आप कराएं, ताकि अब बात करते हैं उन छात्र छात्राओं की जो आपके यहाँ आ रहे हैं, प्रथम वर्ष में है, द्वितीय वर्ष में है। आपको हमारा क्या अनुभव रहा? प्रथम वर्ष में छात्र जब छात्राएं आते हैं तो उस समय उन्हें सबसे ज्यादा आपकी गाइडेंस की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एक नए माहौल में होते हैं, एक नई जगह में आते हैं। अब तक की जितनी पढ़ाइयां पढ़ी हैं उससे इतर, उससे डिफरेंट पढ़ाई ये होती है। जिस पैटर्न में पढ़ा है वो पैटर्न से भी ये चेंज होता है, इसलिए आपकी गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको पता है हम लोग एक मेंटरिंग सिस्टम लगाते हैं अपने सारे इस तरह के संस्थान में, मेंटर बनाते हैं। तो एक मेंटर मेंटी जो ये है, या कुछ लोग बडी के नाम से कहते हैं, इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं, मतलब हर 10 छात्रों पे, छात्र छात्राओं पे, हर 15 या 20 छात्र छात्राओं पे आप जैसे बनाएं, उस पर एक सीनियर छात्र छात्रा
उसका मेंटर होता है, उन 10 मेंटर्स का ऊपर टॉप पे एक टीचर होता है। ऐसा करके हम एक पिरामिड देते हैं। वहां से शुरू कीजिए। तेलुगु छात्र छात्राओं का एक मेंटर ग्रुप अगर बना है तो उनमें एक छात्र जो बैठाइए ऊपर, वो उनकी भाषा में उनको कठिनाई आ रही हो तो समझा सके ऐसा छात्र। मेंटर सिर्फ उसी लिए नहीं, मेंटर की बाकी जो समस्याएं हैं उसके लिए बहुत अनिवार्य है, इसके लिए भी मेंटरशिप। अभी क्या होगा, जो आप ट्यूटोरियल्स लेते हैं, जब वो छात्र छात्राएं आपसे मिलेंगे तो ट्यूटोरियल्स लेते हैं, तो अपने तमिल भाषा का जिसको अच्छा है पकड़, उसमें सहजता है, वो इंग्लिश को नहीं समझ पा रहा है, या मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ये हमारी भी लिमिटेशंस हैं, केवल हम हिंदी अगर बोल पा रहे हैं, तमिल या तेलुगु नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो उसको बताएगा कि ठीक है, ये इस सब्जेक्ट में ये था। विश्वास कीजिए, पहले साल में आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं भाषा की बैरियर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, 6 महीने के बाद वो दिखेंगे आपको इंटरेक्ट करते हुए, और साल भर के बाद वो आपको दिखेंगे कि वो स्टेज पे ऐसे आकर के हिंदी और अंग्रेजी में मिक्स करके आपको भाषण दे रहे हैं। इन बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि इनको आप 5 भाषाएं सिखाइए, ये सीख जाएंगे और फिर भाषा का प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। फिर भी पुस्तकें तो हमारे पास होनी चाहिए, जो आपका बाहर पुस्तकों का आपने देखा, और भी बहुत सारे आपके जो प्रयास हैं वो बहुत सराहनीय है, वो तो होना चाहिए। ये तो हम बात कर रहे हैं जब वो 12th के बाद आया, 12th तक का भी ऐसा ही होना चाहिए। एक सिलेबस, सिंगल सिलेबस उनकी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों सिलेबस में परिवर्तन? न्यूटन का वही लॉ है, तो सिलेबस कैसे क्यों बदल दिया जाए? तो जब हम वही चीज पढ़ाना चाहते हैं तो सिलेबस तो एक होना चाहिए ना। पुस्तकें भी मोर और लेस उसी सिलेबस पे आधारित एक जैसी ही होनी चाहिए। हम कभी ये बोर्ड दे रहे हैं, कभी वो बोर्ड दे रहे हैं, कभी ऐसे क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिलेबस तो एक हो, सारे बोर्ड उस सिलेबस को फॉलो करें, चाहे जो भी बोर्ड हो, लेकिन फॉलो तो उसी सेम सिलेबस को करें, और वो सिलेबस में अपनी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध हों। जो तमिल में पढ़ना चाहता है तमिल में, जो छत्तीसगढ़ी में पढ़ना चाहता है छत्तीसगढ़ी में। अभी हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी कुछ भाषा लिया और हम एक छोटा ग्रुप बनाया है अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को कि आप कन्वर्ट कीजिए छत्तीसगढ़ी भाषा में, सरल भाषा में उस बात को बताने की पढ़ाई से। फिर एक दूसरा उदाहरण देंगे, मोबाइल में कैसे ऑनलाइन पेमेंट किया जाए। ये तो अगर हमें छत्तीसगढ़ी भाषा में हम अपने लोगों को समझाएंगे तब तो उन्हें समझ में आएगी कि कैसे किया जाए। उसके लिए हमने कहा एक ऐप ऐसे बनाओ ताकि उनको समझ में आए कि कैसे किया जाए। तो किसी भी बात को समझाने के लिए पहले उनके शब्दों में समझाइए और फिर वो धीरे धीरे बाकी शब्दों में, जैसे मैंने कहा कि 4 श्रेणियों में बांटा गया, तो कुछ शब्द जो कि जिसको अंग्रेजी में ही रखा गया है या जिस भी भाषा में है, लैटिन है, जो भी है, उस भाषा में हम अडॉप्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों की समस्या नहीं है। पर बताओ तो पहले कि क्या था ये। अगर एआई और डाटा साइंस पढ़ाना है आज के बच्चों को तो आप बताइए तो पहले सरल भाषा में जिससे उन्हें समझ में आ रहा हो। तो इन चीजों की शुरुआत भी कर दी गई है, कोशिश भी की गई है। अभी हमारे यहाँ, या मैं खुद भी जब पढ़ाता हूँ क्लास में, तो कोशिश करता हूँ कि जो कुछ बातें थोड़ी इंग्लिश में लिखी या बताई, उसके बाद उसको रूपांतरित करके हिंदी में हम बताने की कोशिश की, उदाहरणों को हमने हिंदी में देने की कोशिश की। मेंटर मेंटी में हमने ऐसा बनाया, उनकी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश कर रहा है वो मेंटर अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंटीज को। तो ये करके आप एक उनको सहज कर रहे हैं प्रथम वर्ष में। द्वितीय वर्ष से उन शब्दों को वो समझने लगेंगे आसानी से। पुस्तकें साथ में अगर कहीं उपलब्ध हो गई तो और क्या बात है। ऑनलाइन कोर्सेस भी कुछ टिप ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषाएं और हो सकती हो, उनमें बनाना चाहिए ऑनलाइन कोर्सेस, जिसमें मूक,
स्वयं आप लोग ये सब सारे पोर्टल्स तो देख ही रहे हैं। इन पोर्टल्स पर बहुत सारे हैं जो कि लोग हमारे स्टूडेंट्स डाउनलोड करते। अभी हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं एआई एंड डाटा साइंस पे हम पढ़ाएंगे, तो बहुत तेज है वो, पहले जाकर के मूक पर या स्वयं पोर्टल्स पे डाउनलोड करके एक पढ़ के आता है और फिर वो क्लास में सवाल भी पूछता है, सर उसमें तो ऐसे बताया गया है। बड़ा तेज है विद्यार्थी। तो हम उनकी भाषा में भी इस तरह के अगर पोर्टल्स को, और आजकल रूपांतरण आसान है। टेक्स्ट स्पीच को आप चाहे तो लाइव में यहां पर मेरे टेक्स्ट स्पीच को हिंदी में कर सकते हैं, तो रूपांतरण तो आसान है। तो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज को भी उनके परमिशन के साथ हम अन्य भाषाओं में रूपांतरित कर दें, इस पर भी एक प्रयास होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा प्रयास हो रहा है कि नहीं, पर इस पे भी एक प्रयास होना चाहिए ताकि ऑनलाइन कोर्सेज जो उपलब्ध हैं उसको वो अपनी भाषा में सुन सके। आखिरी अपनी तरफ से आखिरी बात पे आएंगे, अगर इंटरेक्शन है अगर तो हम इंटरेक्शन भी करेंगे आपसे। आखिरी बात में आएंगे, भाषा को लेकर के कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज को पढ़ा रहे होते हो, विज्ञान के, प्रौद्योगिकी के किसी भी चीज को, वो भाषा का भेद नहीं आना चाहिए। ये पढ़ाने में, इस बात को कहने में ये भेद नहीं आना चाहिए कि हमें अंग्रेजी से बैर है, हमें इस भाषा से बैर है। ये मैसेज नहीं है, ये कतई मैसेज नहीं है। हमें हर भाषा उतनी ही प्रिय है। जब मैं कुछ वर्ष जर्मनी में था तो मैंने जर्मन सीखा, मैं स्वयं जर्मन सीखा, क्योंकि भाषा से बैर नहीं, भाषा तो आपको करीब लाती है, पास लाती है। मैं बार बार अपने बहुत से मित्रों से कहता हूं कि अगर मुझे थोड़ी और अब भी समय मिलता तो थोड़ा मैं भारत की और भाषाएं, तेलुगु, तमिल भी मैं सीखता, क्योंकि बड़ा सहज, बड़ा आसानी हो जाती मुझे वहां आने जाने में, रहने में। तो भाषा में कोई बैर नहीं, एक माध्यम है सिर्फ अपनी बात को रखने और कहने का, अब किसी बात को समझने का। ये पूरी बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोगों को जो सहज तरीके से समझ में आती थी भाषा, उस भाषा में हमें पुस्तकें, शब्दावली हमें चाहिए। अन्यथा किसी भी तरह का किसी भाषा से बैर नहीं है। ये क्लियर मैसेज हम लोगों की तरफ से जाना चाहिए छात्र छात्रों, और जाता है, ऐसा सही है, जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं CSBTU डायरेक्टर साहब का, प्रो वाइस चांसलर साहब का और रावत जी का धन्यवाद दूंगा। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ वेट किए, आप यहाँ अपना कठिन समय जो भी था, अभी आप लोगों के छुट्टियां भी चल रही होंगी, उसमें आप लोग यहाँ आकर के एकत्रित हुए और सुने इस सभा को। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आपको कि इस तरह की गोष्ठियों को रखा, आपने विचार विमर्श किए। इन कार्यों को बात करके ही हम लोग इसको तेजी से आगे ले जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सो बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपका कोई मन में शंका, क्वेश्चन हो या कुछ चीजों का क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा जैसा आप कहें। तो मुझे मेरी भाषा में जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत हेल्पफुल भी रहेगा फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मुझे एग्जाम लिखने में, इंटरव्यूज देने में, अपने आप को साबित करने में, जहाँ पे मुझे तौला जाएगा बाकियों के साथ, और वहां अगर मेरा निरीक्षण या कहना चाहिए मेरी तुलना इंग्लिश या स्मार्टनेस की वजह से होती है, तो हो सकता है कि मैं आज से 20 साल बाद इस तरह के आयोजन को कोसूं कि इसने मुझे प्रेरित किया और आज मैं प्रेरणा लेके जा रहा हूं और मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। तो क्या उस जगह पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम में से ज्यादा अभिभावक, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो हम एक अभिभावक के नजरिए से, माता पिता के नजरिए से अपनी बात को कहें। ये एक बड़ी बात थी, कुछ दशक पहले तक तो काफी ज्यादा था, ऐसा मैं मानता हूं। हमें भी कहा गया था जब मैं छोटा था, तो
माता पिता चाहते थे कि हम इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश बोलें। बड़ा उनको गर्व महसूस होता था सभी लोगों को कि अगर कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो, इंग्लिश में बोल रहा है तो, क्योंकि ये एक दिमाग में एक बैठी हुई हमारी गुलाम वंश की एक दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम अपनी बात को अंग्रेजी में, इंग्लिश में रखते हैं तो हम अच्छे और बेटर माने जाते हैं, भले ही हम उसमें बकवास कर रहे हैं। मित्र, अब ऐसा नहीं है। हमें नहीं लगता कि किसी भी इंटरव्यू में अगर उस पैनल में बैठे लोग अगर उस भाषा को समझ सकते हो, तो अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैं सहज महसूस कर रहा हूं अपनी बात को इस भाषा में रखने पर, तो ये कोई क्राइटेरिया हो किसी को रिजेक्ट करने का, मैं नहीं मानता। एटलीस्ट जितना मेरा अनुभव है, जितने मैंने सिलेक्शन कमेटीज को देखा है, मेरी सिलेक्शन कमेटी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा, नहीं पाया, ऐसा नहीं है। पर फिर मैं कहूंगा कुछ जगहों पे डिमांड है। अगर आप ऐसे छात्र हैं जहां पर कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, तो अभी भी इंटरनेशनल बिजनेस में इंग्लिश का ही। कुलपति महोदय का स्वागत है। आपकी अनुपस्थिति में मैंने शुरू कर दिया था। धन्यवाद। प्लीज प्लीज। एक प्रोफेसर वर्मा जी, एक सवाल आया है जिसमें कि अगर हम हिंदी में पढ़े, सब कुछ किया हिंदी में, या अपनी किसी भाषा में पढ़े और बड़े अच्छे हम उस भाषा में ज्ञान में पकड़ रखते हैं, और लेकिन अगर हमें नौकरी के लिए, किसी आगे की किसी जॉब के लिए, अगर हमें इंटरव्यू में हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए क्या हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए या हमें मार्क्स नहीं देना चाहिए? तो मैं उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा था। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है भी। आज की डेट में हमने जैसा आपको बोला, जो सिलेक्शन कमेटी है, अगर वो आपकी बात को समझ पाने में समर्थ है तो आप अपनी भाषा में समझाइए। वो आपके ज्ञान को देखना चाहती है, आपके विचारों के डेप्थ को देखना चाहती है, नॉलेज के डेप्थ को देखना चाहती है। और हमने जैसा कहा ना, जब ऐसा हम करते हैं तो इसका मतलब हम भाषा के प्रति बैर कर रहे हैं। ये तो एक माध्यम था हमें सीखने का, और अगर हम सीख गए तो अब हम उसे बता रहे हैं, और अगर हम सफलता से उसे बता पा रहे हैं तो उससे सही है, उचित है। हाँ, जैसा मैंने कहा, हमारी कुछ मजबूरियां या हमारी कुछ लिमिटेशंस, जिससे वर्ड कहते हैं लिमिटेशंस, ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें, आपको वो प्रश्न पत्र हिंदी में लिखने का नहीं दे पा रहे हैं कि आप दीजिए, क्योंकि हमारे पास उसको जांचने का लोग नहीं है। पर मैं अभी एक बात बता दूं, अभी एक छोटा सा हम लोग स्टार्टअप और शुरू किए हैं, जिसमें कि उत्तर पुस्तिकाएं, क्योंकि प्रथम वर्ष में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और हम तो करीब करीब, अगर हमारा इनटेक अगर मान लीजिए 500 है तो 500 कॉपियां हमें जांचनी पड़ती हैं। अब अगर उसमें से कुछ बच्चों ने हिंदी में लिखा है या अपनी किसी और भाषा में लिखा है, तो एक ऐसा अभी हम लोग एक डेवलप कर रहे हैं, एक स्टार्टअप शुरू किया है, जस्ट इसी महीने की बात है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांच पाएगा। वो एआई बेस्ड है, ठीक है। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सही जांचा कि नहीं, उसने किया कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, पर वो एआई बेस्ड है, ताकि वो लिमिटेशंस जो मैंने कहा, हमारा एक लिमिटेशंस आ सकता है, वो भी लिमिटेशंस ना रहे। तो आप एकदम मजबूती के साथ अपने छात्र छात्राओं को बताइए, कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए और आप पहले ज्ञान, बेस्ट ज्ञान प्राप्त कीजिए। इंटरव्यूज और नौकरी को देखेंगे, मानिए इस बात को कि बच्चे बहुत तेज हैं, भाषा सीखना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, वो तो सीख जाएंगे भाषा को। जब उस सब्जेक्ट को ही आप नहीं ठीक से एक्सप्लेन कर पाए तो नौकरी कैसे मिलेगी आपको? आपको आपकी इंग्लिश भाषा के बल पर नौकरी मिले या किसी भाषा के बल पर नौकरी मिले, तो ऐसी नौकरियां तो सभी होती नहीं है। हम तो आपके नॉलेज, आपके डेप्थ ऑफ द नॉलेज हम देख करके नौकरी देते हैं। आपने क्या कार्य किया है, कितने आपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, उसको तो हम देखेंगे। और भाषा तो फिर आप सीख भी सकते हैं ना, मैंने तो कहा हमें तो कोई भाषा से बैर नहीं है, हम भाषा तो सीख भी सकते हैं और सीखना चाहिए भी। जितनी भाषाएं सीख सके उतनी सीखना चाहिए, आपके लिए सहज होगा। दुनिया वसुधैव कुटुंबकम,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो कहना है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो आप पूरी दुनिया को कुटुंब तभी तो बनाएंगे जब हम उनकी भाषा में बात करेंगे। जब मैं छत्तीसगढ़ में आया तो मैंने बड़ी कोशिश की कि कुछ तो शब्द हम छत्तीसगढ़ के सीख लें, ताकि जब हम उनके साथ बात करते हैं तो एक अपनापन सा आता है। अब जब संजय जी के साथ बात करते हैं तो हिंदी बोलने में अच्छा लगता है ना, अपनापन सा आता है। तो ये अपनत्व लाने के लिए तो भाषा हमें सीखना ही है, और हम सीखेंगे उसके लिए। तो ये आपका जो कहना था बहुत सही था, आपने एक सही दुविधा बताई, पर अभी ऐसा कोई समस्या नहीं है और नहीं आएगी। और जिस हिसाब से हम लोगों ने परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो आने वाले दिनों में और बेटर और बढ़िया रह होगा। और कोई संदेह हो? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपने बहुत ही सारगर्भित और विस्तार पूर्वक हिंदी भाषा में शिक्षा एवं पुस्तकों का भाषा रूपांतरण में हमारे महानुभावों ने जो प्रयास किया उसके बारे में हमें अवगत कराया। साथ ही साथ अपनी सहज भाषा में शिक्षा का प्रचार और प्रसार पर आपने जोर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सभी के बीच माननीय कुलपति महोदय जी भी उपस्थित हो चुके हैं। यह मंच महोदय जी का सादर अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अब समय हो चला है अपने कृतज्ञता के भाव अर्पित करने का। महोदय जी के स्मृति पटल पर हमारे यादों का एक झरोखा देने का, ताकि उन्हें यह विश्वविद्यालय की याद सतत ही आती रहे। इसी क्रम में मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर M.K. वर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि प्रकाश सर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।